हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एक्सरसाइज इससे पहले वाला जो भी है 3.1 उसको हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। एक्चुअली मैंने ये भी डाल दिया था बट गलती से मेरे से डिलीट हो गया था, तो फिर से हम लोग वापस इसको कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग जो है सेकंड वाले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हम लोग जो 9th 10th में पढ़ते थे, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे। ठीक है, वो क्या पढ़ते थे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे। एक्चुअली उसमें क्या करते थे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे और साइड्स के रेशियो के फॉर्म में जो भी था उसको हम लोग डिफाइन करते थे। अगर ये थीटा था हमारे पास तो हम लोग इसको P बोलते थे, इसको B बोलते थे और इसको H बोलते थे। तो यहाँ से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ते थे। साइन थीटा के बारे में, जिसमें क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो P बाई H होता था हमारे पास। फिर वैसे ही कॉस थीटा पढ़ते थे हम लोग, तो कॉस थीटा क्या होता था हमारे पास B बाई H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूस। फिर टैन थीटा होता था हमारे पास, ये क्या होता था परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P बाई B। और फिर साइन थीटा का अपोजिट हम लोग करते थे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तो वो हो जाता था H बाई P। फिर कॉस थीटा का अपोजिट होता था हमारे पास सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट जो लेते थे हम लोग वो होता था H बाई B। और फिर टैन थीटा का अपोजिट होता था हमारे पास एक कॉट थीटा, रेसिप्रोकल एक्चुअली। वो क्या होता था हमारे पास B बाई P। ये क्या होता था हमारे पास B बाई P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग पढ़ते थे और इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स वगैरह थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह 1। तो अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग दो फंक्शंस साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ है हमारे पास कि वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स as the ratio of sides of a right angle triangle. We will now extend the definition of trigonometric ratios to any angles in terms of radian measure and study them as trigonometric functions. Okay, तो एक्चुअली हम लोग इससे जो पहले पढ़ते थे वो हम लोग सिर्फ जो एंगल था हमारा वो 0 से 90 डिग्री तक सीमित रहता था, कि हमारा जो थीटा होता था वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब जो होगा हमारे पास वो किसी भी एंगल के लिए होगा। किसी भी एंगल का मतलब कि थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी ले सकते हो। अब हाँ, अब निगेटिव भी लेंगे हम लोग, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है, 1 करोड़ डिग्री भी होगा हमारे पास, 1 करोड़ रेडियन भी होगा हमारे पास, माइनस का 1 करोड़ रेडियन भी होगा। तो कुछ भी की बात कर रहे हैं हम लोग कि अब हम लोग हर एक एंगल की बात करेंगे कि इस एंगल पे वैल्यू क्या होगा। मतलब कि अब हम लोग ये भी जान पाएंगे कि अगर साइन 180 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। साइन ऑफ 1000 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो साइन ऑफ 1000 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारे पास। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी एंगल के लिए इन सारे रेशियोज़ को कैसे हम लोग देखेंगे। और अब पढ़ेंगे किसको, किस तरीके से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ से। ओके, आते हैं फिर। तो एक यूनिट सर्कल से ना हम लोग जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सबके बारे में जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक यूनिट सर्कल से। तो बात करते हैं कि इस यूनिट सर्कल से हम लोग कैसे जानेंगे। तो हमने एक यहाँ पे यूनिट सर्कल बना लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये एक यूनिट सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये यूनिट सर्कल है, इसका मतलब कि इसका जो रेडियस है वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। तो अगर इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा वो कितना होगा, 1,0 होगा। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,1 होगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1,0 होगा। मतलब ये डिस्टेंस है ना, उसके हिसाब से 1 डिस्टेंस है निगेटिव में। ये हमारे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,-1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट P जो होता है, कोई भी पॉइंट P हुआ हमारे पास, उसका कोऑर्डिनेट x, y। अब वो x, y होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर जहाँ पे हुआ हमारे पास, तो ओरिजिन से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो x होगा। और यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, y होता है। ओके,
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम देखो यहाँ पे एक सर्कल लिए हैं और इस सर्कल में एक आर्क लेंथ हमने लिया है। ये आर्क लेंथ जो है, ये अभी हम पीला कलर जो करने वाले हैं वो आर्क लेंथ है हमारा। ये आर्क लेंथ कितना लिया है हमने, एक्स लिया है, एक्स आर्क लेंथ लिया है हमने। तो एक्स अगर आर्क लेंथ लेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल पी ओ एम की बात करें, अगर हम लोग एंगल पी ओ एम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, एक्स रेडियन हो जाएगा। एक्स रेडियन हो जाएगा। पहले वाले चैप्टर में जो रेडियन का डेफिनेशन बताया गया था उसके हिसाब से ये पी ओ एम एंगल जो होगा डेट विल बी एक्स रेडियन। ओके, अब इसके बारे में और बात करते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़े, पी ओ एम ट्रायंगल को पकड़े, ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी ओ एम, ठीक है, पी ओ एम ये ट्रायंगल हुआ हमारे पास, ये 90 डिग्री है। ओपी कितना है, ये ओपी जो है वो 1 है, क्योंकि अभी भी हमने इसको 1 यूनिट रेडियस का ही एक सर्कल लिया है, तो ओपी जो होगा वो 1 यूनिट होगा हमारा। ये जो है ये कितना है, एक्स है। तो अगर हम यहाँ से पूछे कि cos x कितना होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos x क्या हो जाएगा, ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी। अब ओ पी का जो वैल्यू है वो तो कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है, तो डेट इम्प्लाइज कि ओ एम का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, cos x हो गया। यानी कि ये जो लेंथ हो गया ओ एम, ये लेंथ ये cos x हो गया हमारे पास। आगे आते हैं, अगर sin x निकाले तो यहीं से cos x हमारे पास इतना आ गया। वैसे ही sin x अगर निकाले तो sin x कितना आ जाएगा, sin x हमारा आ जाएगा पी एम बाई ओ पी, पी एम बाई ओ पी, ये डिवाइड बाई ये, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन ओ पी जो है हमारे पास कितना है, 1 है, तो पी एम का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, पी एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा sin x। यानी कि ये जो हाइट हो गया हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x। ओके, तो ये हो गया, आपको यहाँ पे लिख दिया है मैंने ब्लू कलर में, आप देखो ये cos x और ये कितना sin x। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग इस रेडियन के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं cos x sin x, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। वैसे ही sin x क्या होगा हमारे पास, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस वो होगा, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस अभी हमने निकाला कि वो sin x के बराबर है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो cos x के बराबर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम cos x sin x के तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसको cos x sin x लिख देते हैं, अब क्या करते हैं, पहले एंगल को चेंज करते हैं और फिर सारे वैल्यूज का पता करते हैं। ठीक है, ये cos x sin x, आप ध्यान रखोगे कि ये cos x sin x हो गया हमारे पास। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, अगर यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है OP जो कि यहाँ पे x बना रहा है, ठीक है, तो ये जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा डेट विल बी cos x sin x, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos x होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो sin x होगा। आते हैं आगे, बात करते हैं, ये हमारा इनिशियल साइड है, वो टर्मिनल साइड है। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जब ये है हमारा कौन सा है, OP जो है, OP यहाँ पे M कर देते हैं, ठीक है। OP जो है हमारे पास वो टर्मिनल साइड है, वो घूम रहा है, वो टर्मिनल साइड है, और OM जो है हमारे पास वो इनिशियल साइड है, OM हमारा इनिशियल साइड है। तो आप ये देखो कि जब P पॉइंट, आप शुरू से शुरू करते हैं हम लोग, P पॉइंट जब M पे आएगा, P पॉइंट और M पॉइंट एक ही होगा, मतलब P जो है वो M के जब बराबर होगा, यानी कि आप OP बराबर OM करोगे तो P और M पॉइंट जो होगा वो कोइंसाइड करेगा, तो उस समय एंगल जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 0 रेडियन, 0 रेडियन एंगल होगा हमारे पास। 0 रेडियन एंगल होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो कितना होगा, cos 0 sin 0, cos 0 sin 0। आप तो इस ऊपर वाले सर्कल में एक बार देखोगे कि अगर ये P पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया, तो
इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, cos 0 कॉमा साइन 0। अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो आप 1,0 भी दिया हुआ है, 1,0 भी दिया हुआ है, तो किसी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स तो हो नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दोगे इस वाले पॉइंट पे कि 1,0 भी दिया हुआ है उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो cos 0 कॉमा साइन 0 आया है ये किसके बराबर होगा हमारे पास, 1,0 के बराबर। ये मतलब वही P पॉइंट ही है, P पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब ये जो P पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1,0। तो इसका मतलब कि cos 0 1 के बराबर होना चाहिए और साइन 0 0 के बराबर। तो आप 10th वाला 9th वाला जो भी आप पढ़े थे उसको याद करो कि हम लोग क्या पढ़ते थे, cos 0 का वैल्यू 0 पढ़ते थे, सॉरी cos 0 का वैल्यू हम लोग 1 पढ़ते थे, ये इसके बराबर, और साइन 0 का वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर। ये पढ़ते थे क्या हम लोग, cos 0 का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू सॉरी 1 और साइन 0 का वैल्यू कितना, 0। ओके, अब आते हैं इस x को घुमाते घुमाते, मतलब इस एंगल को घुमा के और टर्मिनल साइड को यहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो टर्मिनल साइड को जब यहाँ पे पहुँचाएंगे तो हमारा x जो होगा यानी कि जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं n। तो जब P पॉइंट जो होगा P, व्हेन P कोइंसाइड्स विथ, अगला कर रहे हैं हम लोग, व्हेन P कोइंसाइड्स विथ क्या हमने पॉइंट लिया है यहाँ पे, n पॉइंट, n पॉइंट लिया है तो हमारा जो x होगा वो कितना हो जाएगा, π/2, x π/2 हो जाएगा। तो P के दो दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक तो cos π/2 आ जाएगा और दूसरा sin π/2 आ जाएगा, और मतलब P का एक कोऑर्डिनेट cos π/2 sin π/2 होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा, अगर ये यूनिट सर्कल है हमारे पास, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0,1 भी होगा। तो 0,1 इसका मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी P पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1। डेट इम्प्लाइज कि cos π/2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और sin π/2 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये हम लोग पढ़ते थे क्या, ये भी पढ़ते थे कि cos π/2 का वैल्यू 0 होगा और sin π/2 यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। ऐसे ही इस पॉइंट को हम लोग कहाँ पे पहुँचा देते हैं, यहाँ पे पहुँचा देते हैं। ठीक है, हम काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये वाला एंगल को हटा देते हैं, इससे काम हो गया हमारा। तो जब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँचेगा तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, -1,0। अब ये जो एंगल है वो P पॉइंट जो है वो घूम के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। घूम के अगर P पॉइंट यहाँ पे आ गया तो टोटल एंगल जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, पाई एंगल बनाएगा। तो हमारे पास इसको हम लोग MN वो P लिख देते हैं, इसको PQ लिख देते हैं, इस पॉइंट को Q लिख देते हैं। तो अगला होगा हमारे पास कि व्हेन P कोइंसाइड्स विथ Q, Q से कोइंसाइड करेगा तो एंगल x कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई हो जाएगा। और अगर आपका एंगल x जो है वो पाई हो गया तो P का कोऑर्डिनेट दो आ जाएगा, एक cos पाई आएगा, cos पाई sin पाई, और उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि वो -1,0 भी है। इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 भी है, -1,0 भी है, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos पाई sin पाई भी होगा। ये दूसरे वाले तरीके से जो हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, तो आते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, cos पाई का वैल्यू -1 और sin पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये आप लोग नहीं पढ़ते थे, अब ये हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब से मतलब हम लोग ये भी पढ़ेंगे, cos पाई का वैल्यू -1 और sin पाई का वैल्यू कितना, 0। अब आप यही करते जाओ, फिर से वापस क्या करो, यहाँ पे लेके आओ, क्यों R पॉइंट बोल देते हैं। तो R पॉइंट बोलेंगे तो हमारा जो अब की बार एंगल होगा, इसको हटा देते हैं, पाई वाले को, इसको हटाया, तो अब की बार जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाता है, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो हमारे पास ऐसे लिखेंगे कि व्हेन P कोइंसाइड्स विथ, वो घूमते जा रहा है और कोइंसाइड किससे कर रहा है, व्हेन P
कोइंसाइड्स विथ आर। जब आर से कोइंसाइड करेगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3π/2। तो पी के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक तो cos 3π/2 sin 3π/2, ठीक है। और इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास ये भी हो जाएगा, कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, -1। तो 0, -1 भी इसी का कोऑर्डिनेट होगा, 0, -1। आर कहो या फिर वो भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर चुका है। दैट इम्प्लाइज कि cos 3π/2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और sin 3π/2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास, -1 होगा। एक और वैल्यू हमारा निकल के आ गया। आते हैं ऊपर थोड़ा। अब देखो ये क्या करेंगे हम लोग, एक बार अब इसको 3π/2 हमने लिया था अभी तक एंगल, इसको क्या करो आप पूरा एक चक्कर लगा दो, 1 रिवोल्यूशन करा दो इसको, यहाँ से लेके और यहाँ तक घुमा के लेके आ जाओ। जब यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा के लेके आ जाओगे तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। यानी कि P किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, M के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, और जो पहले आपका वैल्यू आता था वही वैल्यू वापस से आएगा, वही वैल्यू आपका वापस से आएगा। तो आते हैं, when P coincides again with M, when P coincides again with M after 1 revolution, पूरा रिवोल्यूशन कर लिया तो थीटा का वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2π रेडियन। यही तो पूरा एक रिवोल्यूशन में हमारे पास कितना बनता था, 360 डिग्री, या फिर रेडियन में 2π रेडियन। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, cos 2π, sin 2π, और ये M के साथ कोइंसाइड कर रहा है और M का कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 0 है। दैट इम्प्लाइज कि cos 2π का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास, 1 होगा, और sin 2π का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करो आप लोग, ऐसे घूमते चले जाओ, घूमते चले जाओ, घूमते चले जाओ, घूमते चले जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमने 2π रेडियन लिया था, जब आप क्या करोगे ऐसे घूम के, को हटाते हैं पहले, आप क्या करो ऐसे घूम के तब n पे पहुँच जाओ, मतलब यहाँ से ऐसे घूमा और घूम के तब फिर यहाँ पे पहुँचे। तो जब घूम के आप यहाँ पे पहुँचोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2π और प्लस π/2, 2π प्लस π/2। तो 2π प्लस π/2 पे आपका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आएगा ना जो कि π/2 पे आया था, क्योंकि अभी भी 0 और 1 ही है। तो इसको डायरेक्टली करते हैं हम लोग, यहाँ से इस चीज़ को हम डायरेक्टली बताते हैं कि साइन ऑफ, मतलब पहला वाला कॉस था हमारे पास, कॉस ऑफ 2π प्लस π/2 पे जो वैल्यू होगा आपका वही वैल्यू आएगा cos π/2 पे आया था, और वो कितना आया था, 0 आया था। साइन ऑफ 2π और प्लस π/2 पे आपका वही वैल्यू आएगा जो कि आपको साइन π/2 पे मिला था, और कितना मिलेगा आपको, 1 मिला था। यानी कि अब यहाँ पे आप 2π करो, ये जैसे 2π किया, एक चक्कर मार के यहाँ पे पहुँचे थे। अब आप यही काम करो कि आप एक और चक्कर मार लो, आप क्या करो कि ऐसे एक और चक्कर ऐसे मार लो और फिर यहाँ पे पहुँचो, तो कितना हो जाएगा, 2π की जगह पे ये 4π हो जाएगा। तो 4π प्लस π/2 करोगे तो आपका क्या साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं, अभी भी हम लोग इसी पॉइंट पे पहुँचेंगे। इसको एक और चक्कर मारो, 6π प्लस π/2 करो, वहीं पे पहुँचोगे आप। सेम एक्सप्लेनेशन जो है ना इस सर्कल के किसी भी पॉइंट के लिए आप दे सकते हो। मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर हम कॉस में यहाँ पे देखो आप 2nπ और प्लस x करते हैं तो ये cos x के बराबर ही होगा, ये आपका cos x के बराबर ही होगा। और वैसे ही साइन ऑफ 2nπ
और प्लस एक्स जब करोगे तो आपका वो साइन एक्स के बराबर ही होगा, जहाँ पे कि n क्या है, n जो है वो इंटीजर है, n जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, आप ये देखो कि जो हमने यहाँ पे, सॉरी थोड़ा लैग कर रहा है मेरा, इनिशियली आप लोगों को ये यहाँ पे ये एक यूनिट सर्कल था, मतलब ये जो है हमारे पास ये कितना है, ये 1 यूनिट है। इस वाले सर्कल को देखो, तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखो अब, ठीक है, तो इसमें आप कहोगे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा, होगा ना। बेस का स्क्वायर प्लस, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। ये आप जो अभी रेड हम चला रहे हैं जिस पे, ये भी तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। तो आपका ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर होगा। ओ पी कितना है, 1 है, क्योंकि रेडियस है वो 1 ही रहेगा। ओ एम कितना हो गया आपका, कॉस, ये कॉस एक्स हो गया, और आपका ओ पी एम कितना हो गया, साइन एक्स, ये वाला हो गया, ये साइन एक्स हो गया आपका। तो इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। और ये हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, 1 होगा। आगे बात करते हैं, ये चीज़ हो गया, देखो आप वही चीज़ लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा आपका वो कितना होगा, 1 होगा। आगे देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहा है ये। अब ये सारे वैल्यूज़ पे देख लो आप लोग, कॉस 0 पे, साइन 0 पे, कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, कॉस पाई, साइन पाई, कॉस 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, कॉस 2 पाई, साइन 2 पाई। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। इसके बारे में x इक्वल टू पाई पे क्या होगा, कॉस पाई साइन पाई का वैल्यू निकाल लिया हमने, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे भी वैल्यू निकाल लिया हमने, 2 पाई पे भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। उसके आगे की बात करते हैं। ये देखो साइन 2n पाई प्लस एक्स जो होगा वो साइन एक्स के बराबर होगा, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स जो होगा वो कॉस एक्स के बराबर होगा। वो भी बात हमने यहाँ पे कर लिया है कि 2 पाई के मल्टीपल पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो वो वही वैल्यू आएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको कि अगर हम आपसे पूछे कि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि ये 1/2 होगा। तो अगर हम ये पूछे ना, अगर हम ये पूछे कि साइन ऑफ 2 पाई और प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखो क्या है ये 2n पाई, मतलब पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है यहाँ पे। तो 2 पाई का अगर मल्टीपल है ना, तो आप सीधे सीधे साइन पाई बाई 6 का वैल्यू निकाल लो। साइन पाई बाई 6 का जो वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। साइन ऑफ 1000 पाई और प्लस पाई बाई 6 किया हो, ठीक है, तो भी ये साइन पाई बाई 6 के बराबर ही होगा, यानी कि 1/2 के बराबर ही होगा। क्योंकि ये जो है इसको हम लोग 2 मतलब कि 500 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई का देखो आप क्या है, मल्टीपल है। ये 2 पाई का क्या है, मतलब n को अगर अलग रखा जाए तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही वैल्यू निकल के आ जाएगा। वैसे ही कॉस मान लेते हैं हम पाई बाई 6 की वैल्यू बात करें तो कॉस पाई बाई 6 हमें पता है कि √3/2 होता है। अब हम यहाँ पे पूछें कि कॉस ऑफ 100 पाई और प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 50 इंटू 2 पाई है हमारे पास, यानी कि वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, वही आएगा कॉस पाई बाई 6, यानी कि वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, √3/2 ही आएगा, 3/2 ही होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है कि 2n पाई मतलब पूरा का पूरा चक्कर मारने के बाद उसमें अगर हम कुछ ऐड करें तो वैल्यू जो होगा वो हमारा सेम ही रहेगा। अगला थोड़ा क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो क्या होता है।
क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो आप लोग, जब आपका इनिशियल साइड, मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है, इसको ओ एम बोल देते हैं, और ये ओ पी जो है वो टर्मिनल साइड है, मतलब ये घूम रहा है, ओ एम जो है वो वहीं पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग घुमा रहे हैं, तो घुमा घुमा के जब हम P को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, हम उस एंगल को डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, कितना बनेगा, π/2 बनेगा। अब ये P पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, कितना बनेगा हमारे पास, पाई बनेगा। ये P पॉइंट को आप घुमा के यहाँ पे लेके आ जाओ तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 3π/2 बनेगा। इसी P को यहाँ पे घुमा के लेके आ जाओ तो कितना बनेगा, पहले देखो, पहले P अगर यहीं पे होता तो 0 बनता, अब घुमा के लेके आए हैं तो कितना बनेगा, 2π बनेगा। और इसी को ऐसे घुमाते हुए फिर से जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5π/2 आ जाएगा, मतलब कि 2π पूरा चक्कर मारे हैं और फिर प्लस π/2, तो 5π/2 आ जाएगा। फिर से आप 2π और प्लस पाई करोगे तो कितना आ जाओगे, यहाँ पे 3π आ जाओगे आप लोग। फिर से यहाँ पे ऐसे आओगे तो 3π और प्लस 2π कितना हो जाएगा, 7π/2 हो जाएगा आपका। फिर 11π/2 होगा, ऐसे आते जाएगा। यहाँ पे 2π आया, 4π आया, 6π आएगा आपका, इस तरीके से एंगल आते जाएगा। यहाँ पे 5π/2 आया, फिर 9π/2 आएगा, फिर 13π/2 आएगा, एंड ऑल डैट इस तरीके से चलते जाएगा। यहाँ पे पाई, 3π, 5π आएगा, एंड ऑल डैट इस तरीके से आते जाएगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा हटाते हैं। ये तो हमने एक साइड से, मतलब कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने इसको रोटेट कराया था। अब क्या कर रहे हैं, हम इस P पॉइंट को इस साइड से रोटेट कराएंगे, मतलब P पॉइंट को हम यहाँ पे रख रहे हैं और इस साइड से रोटेट कराएंगे। तो अब देखो आपका एंगल जो है वो किस तरीके का आएगा। जब वो P पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, माइनस का π/2, ये माइनस π/2 हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे पहुँचेगा, निगेटिव साइड से जाएगा ना, अब निगेटिव एंगल हम लोग ये करेंगे तो ये आपका -π हो जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3π/2 हो जाएगा। जब ये आपका यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना होगा, माइनस का 2π हो जाएगा। फिर जब यहाँ से लेके और यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2π माइनस π/2, माइनस 2π और माइनस π/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5π/2 हो जाएगा आपका। फिर से जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3π हो जाएगा, एंड ऑल डेट माइनस का 5π। जब यहाँ पे आप लोग आओगे तो ये माइनस का 3π/2 हुआ, फिर अगला जो होगा वो माइनस का 7π/2 हो जाएगा, फिर अगला जो आओगे तो माइनस का 11π/2 हो जाएगा। इस तरीके से चलते जाएगा हमारे पास। ये आपका माइनस का 9π/2 हो जाएगा। तो किस तरीके से एंगल्स हमारे आएंगे, मतलब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेगा, सबको देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है ना वो π/2 के मल्टीपल्स ही हैं। इन सारे एंगल्स को आप लोग देखो एक साथ में, सारे के सारे जो हैं वो π/2 के मल्टीपल्स हैं। ऊपर वाला तो दिख रहा है π/2 का मल्टीपल, 5π/2, 5 × π/2, 9 × π/2, 13 × π/2, -3 × π/2, -7 × π/2, -11 × π/2, और नीचे में भी 3 × π/2, 7 × π/2, 11 × π/2। तो ये सारे के सारे π/2 के मल्टीपल है, ये भी π/2 के मल्टीपल हैं। देखो कैसे, 2π लेके आना है तो 4 × π/2 कर दो तो कितना होगा, 2π हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, यहाँ पे जो आया है वो भी, यहाँ पे जो आया है वो भी, यहाँ पे जो आया है वो भी, और यहाँ पे जो आया है वो भी, ये सारे के सारे π/2 के मल्टीपल्स हैं ना। तो इन सब को एक नाम दे देते हैं हम लोग, इनको कहते हैं क्या, ये सारे एंगल्स को क्वाड्रेंटल एंगल्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये देखो आप, यहाँ पे किस तरीके के एंगल बन रहे हैं, 0, 2π, 4π, 6π, -2π। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, 2nπ, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे 2nπ टाइप के नंबर्स आएंगे आपके, मतलब एंगल्स आएंगे। यहाँ पे देखो तो पाई, 3π, 5π, -π, -3π, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं। तो ऑड मल्टीपल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n + 1π। यहाँ पे देखो कि
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो ऊपर में भी है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नीचे में भी है। तो जब आप नंबर्स को ध्यान से देखो तो 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, तो ये 4n+1 टाइप, 4n+1 बाई 4n+1 π/2 टाइप के नंबर्स है। मतलब ये हुआ ना कि जितने सारे नंबर्स है जब इसको तो 4n+1 π/2 टाइप के नंबर्स आएंगे। और नीचे में जो हैं ये आपके 4n+3 π/2 टाइप के नंबर्स हैं। यानी कि सबको डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइड करो, 11 को डिवाइड करो, 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। तो एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे जो आपका एंगल आएगा, यहाँ पे जो आपका एंगल आएगा वो 2n π टाइप का आएगा। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 2n+1 पाई टाइप का नंबर आएगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा ये आपका आएगा 4n+1 π/2 टाइप का नंबर। यहाँ पे जो नंबर आएगा ये आपका 4n+3 π/2 टाइप का नंबर आएगा, π/2 टाइप का नंबर आएगा। जैसे हम एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि 101 π/2 ये एंगल जो होगा वो कहाँ पे आएगा, 101 π/2। तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि ऐसे आप घूमते जाओगे, घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, पागल हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 101 को 4 से डिवाइड करेंगे। 101 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 25 × 4 + 1। तो ये किस टाइप का नंबर आया, 4n+1 टाइप का। तो हम लोग श्योर होके कह सकते हैं कि एंगल जो होगा फाइनली यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, ये पार्ट पे। तो अगर पूछा गया हमसे कि cos ऑफ 101 π/2 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं cos ऑफ π/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और चाहे यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला वैल्यू ले लो, बात तो बराबर ही हमने देखा था। आप इसको ऐसे भी देख लो कि cos ऑफ 50π और प्लस π/2 इसको लिखा जा सकता है, सेम ही बात हुआ। तो cos ऑफ कितना हो जाएगा ये π/2, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 2π का मल्टीपल है, तो वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 0। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो आप लोग कि sin x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि x का वैल्यू बोल रहा है कि ये है 0 +-π +-2π +-3π। तो आप यहाँ पे अगर हमारा सर्कल अगर आपको ध्यान है, हम वापस एक सर्कल बना देते हैं। अगर ये सर्कल हम बना देते हैं तो आपका ये देखो कि साइन जो होता था वो क्या होता था, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 था, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो था वो 0,-1 था। और P जो था हमारे पास वो क्या था, cos x, sin x, cos x, sin x। तो आपका sin x क्या है, sin x y कोऑर्डिनेट है। तो आप ये देखो 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो एक तो यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप के नंबर्स हैं, मतलब कि अगर sin x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि x क्या होगा, या तो यहाँ वाला नंबर होगा, तो यहाँ वाला नंबर हमारे पास किस टाइप का आता था, 2n π टाइप का, या फिर यहाँ वाला एंगल होगा, यानी कि x जो होगा, सॉरी लैग कर रहा है, 2n+1 π टाइप का होगा हमारे पास, जहाँ पे कि n जो है वो दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या दिख रहा है, x का वैल्यू n π, क्योंकि यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, और कुछ बचा थोड़ी। तो साइन x का वैल्यू 0, इसका मतलब कि x का वैल्यू n π, वो देखो आपका यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे 0 होगा, 0 पे, पाई पे, -π पे, 2π पे, -2π पे, 3π पे, -3π पे। वैसे ही cos x का वैल्यू आप 0 देखो कहाँ पे हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि cos x का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। cos x का वैल्यू 0, तो cos x क्या है हमारे पास,
एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो चारों में जीरो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। देखो इसके अलावा और कहीं जीरो होगा नहीं, तो cos x जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, डेट इम्प्लाइज कि x का वैल्यू एक तो 4n + 1 π/2 होगा, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास 4n + 3 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, तो आपका आ जाएगा x का वैल्यू 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos x का वैल्यू 0, डेट इम्प्लाइज ये x का वैल्यू 2n + 1 π/2, वो चीज़ आपका यहाँ पे दे के रखा है। तो आई होप अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर है। अगर नहीं है तो एक दो बार आप वीडियो रिवाइंड करके देखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।